हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी। तो क्वेश्चन में दिया है आपको आकाश लिमिटेड की बैलेंस शीट और आपको बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे बनाओगे देखो। सबसे पहले हम नेसेसरी अकाउंट्स बना लेंगे जो हमको इस क्वेश्चन को करने के लिए चाहिए, ताकि हमें जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो आपके पास क्या है, एसेट्स हैं। एक तो मशीनरी है, मशीनरी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो दो अकाउंट खोले हुए हैं आपने, एक ही एसेट के लिए दो अकाउंट खोले हुए हैं। एक उसकी कॉस्ट पर और दूसरा जो आप हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हो, वो आपने अलग अकाउंट खोला है। तो हम पहले बना लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, ये जो आपकी मशीनरी है, ये आपकी परचेज वैल्यू है। मतलब जितने में आपने इस मशीनरी को खरीदा, और जो हर साल आप डेप्रिसिएशन माइनस करके शो करते हो बैलेंस शीट में, और नेट वैल्यू आप आगे कैरी ऑन करते हो, वो ना करके अगर आप डेप्रिसिएशन जो माइनस करने वाला है उसके लिए आपने एक अलग ही अकाउंट खोल लिया, और का आज तक की डेट तक जितना भी डेप्रिसिएशन आप इस मशीनरी पर लगा चुके हो, वो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट शो करता है। तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ओपनिंग आपका 90,000 आएगा क्रेडिट साइड पर, और क्लोजिंग आपका आएगा डेबिट साइड पर 1,40,000। क्लियर है। अब आपने एक मशीनरी को बेच दिया। एक मशीनरी मतलब एक पार्ट ऑफ मशीनरी आपने बेच दी, वो जिसकी बुक वैल्यू आज की डेट में 10,000 है। मशीनरी जो बेची, आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू 10,000 है, और उस पर आज की डेट तक आप डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हो, 40,000। तो इसका मतलब ये मशीनरी थी कितने की आपकी, 50,000 की मशीनरी थी। ये मशीनरी आपने 50,000 रुपए में खरीदी थी, जिस पर आप 10,000 रुपए, जिस पर आप 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, और आज की डेट में वैल्यू उसकी 10,000 बची है। तो अब आपने इसको बेच दिया 2,000 में। तो जो आपने मशीनरी बेच दी, उससे रिलेटेड जो भी आपका डेप्रिसिएशन है, वो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से हटा दोगे, माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाता है आज की डेट में जो आपकी एसेट बची हुई है, मशीनरी बची हुई है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है। तो 40,000 जो डेप्रिसिएशन आपका था उस मशीनरी का जो आपने बेच दी, उसको आप यहाँ से हटा दोगे, और कहाँ ट्रांसफर होगा ये, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में इसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। क्यों होगा, अभी देखना, नेक्स्ट अकाउंट जब बनाएंगे तब समझ में आएगा आपको। अब डेबिट साइड का टोटल आपका 1,80,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल 90,000 है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है और 90,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसी में ही आपका एडिशन होना है। तो एडिशन होना है, इसका मतलब क्या है, जो इस साल का डेप्रिसिएशन था वो आपका इसमें एडिशन हुआ, वो क्रेडिट हुआ 90,000 रुपए, और ये आ गया आपके पास मिसिंग अमाउंट 90,000, जो इस साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया। जो क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं लिखा हुआ, वो आपने यहाँ से अकाउंट बना करके मिसिंग इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब आ जाओ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस आपका 17 लाख है। जो ये बैलेंस है ये लोगे, यहाँ बैलेंस शीट से मत उठा के करना। जब नोट्स टू अकाउंट दिए हैं तो आपको वहीं से ही फिगर्स को पिक करके करनी है। क्लोजिंग आपका 20 लाख है। अब आपने जो मशीनरी बेच दी तो वो आपका इस मशीनरी का पार्ट नहीं रहा। तो जितने की मशीनरी आपने बेची, उतने की वैल्यू आप घटा दोगे। मशीनरी अगर चली गई तो अब जो 17 लाख में जो वैल्यू बचेगी, वो उतनी ही बचेगी जो आपकी बची हुई है, या आपने जो और खरीदी वही बचनी चाहिए ना। एंड में आपकी मशीनरी जो बेच दी, उसकी वैल्यू आप माइनस करते हो। अब कितनी माइनस करोगे, वो मशीनरी थी आपकी 50,000 की। जैसा मैंने अभी आपको बताया, 10,000 आज की डेट में उसकी वैल्यू बची हुई है।
जिस पर आप अब तक 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, तो कॉस्ट उसकी है 50,000। 50,000 पर 40,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो बुक वैल्यू कितनी बची? आज की डेट में वैल्यू कितनी बची? 10,000। 10,000 की चीज को आपने 2,000 में बेचा, तो आपको 8,000 का नुकसान हुआ। तो हमें अल्टीमेटली 50,000 रुपए की जो मशीनरी हमने बेच दी, वो यहाँ से कॉस्ट माइनस करनी है। तो अब आपको 2,000 पैसा मिला, लॉस उस पर 8,000 हुआ, और अब तक डेप्रिसिएशन आपने कितना लगाया? 40,000। तो ये आपकी 50,000 से टोटल अमाउंट लेस हो गई। इतने की कॉस्ट माइनस होगी जो आपने एसेट बेची, लेकिन हमने अलग अलग अकाउंट में शो किया, क्या हमें मिला, नुकसान हुआ, और कितना हमने उसको यूज किया। इस तरह से अलग अलग आप शो करोगे, एक ही फिगर नहीं लिखोगे कि सेल कर दी मशीनरी और 50,000 माइनस धड़ाक। ऐसे नहीं करना आपको। तो 3 अकाउंट अलग-अलग शो करोगे। अब देखो, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 20,50,000, डेबिट साइड का टोटल 17 लाख। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर डिफरेंस का मतलब है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कुछ एडिशन हुआ है, इंक्रीज हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब आपने परचेज की 3.5 लाख की और मशीनरी, और अब यहाँ पर मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, ये अकाउंट भी बन गया। ये 2 अकाउंट तो अब आपको समझ में आ गए, बना लिया आपने। अब एक और अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है? देखो, हमें बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 35 और 36 देखा है, तो वहां पर मैंने समझाया था, जब आपका ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स किए हुए हैं 2 सालों के, और आपके पास तीसरी फिगर टैक्स पेड भी है, या कोई और फिगर है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो दिया है, और 3 फिगर दी हुई है और तीनों ही अलग-अलग है, उस केस में आपको अकाउंट बनाना ही बनाना है। क्यों बनाना है? देखो, जो पिछले साल का टैक्स का प्रोविजन आपने किया, वो आप इस साल, अगले साल जाकर के पे करते हो। ठीक है ना? अगले साल आपने पे किया, तो या तो ये 11,000 पे किया होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें हमारी फिगर्स में चेंजेस नहीं आते। लेकिन ये 11,000 की पेमेंट नहीं की, आपने 16,000 की पेमेंट की है, 5,000 से ज़्यादा की पेमेंट की है, जिसकी वजह से आपका क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो गया है। कैसे हुआ है? देखो, आपका प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? लायबिलिटी है। तो क्रेडिट बैलेंस होगा ओपनिंग 11,000, क्लोजिंग आपका 18,000 दिखा रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो हमने इस साल प्रोविजन किया है 18,000, लेकिन ऐसा नहीं है। देखना अभी, अब आपने जो टैक्स पे किया मतलब कि 16,000 की पेमेंट कर दी, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपका डेबिट हुआ, बैंक से आपने पेमेंट की, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। 16,000 की पेमेंट हो गई, 11,000 की जगह आपने 16,000 की पेमेंट कर दी। ये वाला जो टैक्स पे करना था, वो आपने 16,000 पे करा। अब यहाँ इस साइड का टोटल डेबिट साइड का 34,000 आ रहा है, और इस साइड का आ रहा है 11,000 क्रेडिट साइड का। तो यहाँ जो आएगा अमाउंट वो क्या आएगा? वो आएगा इस साल जो आपने प्रोविजन किया। क्रेडिट साइड पर ही एडिशन होना है आपका, और एडिशन होने का मतलब है आपने और प्रोविजन किया। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का जो आपने किया वो 23,000 का किया। इसी वजह से देखो, अब यहाँ पर हमको अकाउंट बनाना पड़ा, और हमें पता चला जो इस साल हमने प्रोविजन किया है वो 23,000 किया है, 18,000 नहीं। और वो 5,000 जो डिफरेंस है, वो यहाँ आपका आकर के सेट ऑफ हो गया। 23,000 में सेट ऑफ होकर के क्लोजिंग बैलेंस आपका 18,000 शो कर रहा है। अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आपको ध्यान से करना है, समझ के करना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट। जब भी 3 फिगर दी है और तीनों टैक्स की फिगर अलग-अलग है, तो आपको टैक्स का अकाउंट जरूर से बनाना है। अब शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन की, जहां पर हमको चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कहाँ मिलेगा हमको? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको नोट्स टू अकाउंट में डिटेल दी है कि 1,10,000 का पिछले साल का है, और इस साल ये बढ़ करके 2.5 लाख हो गया। तो बढ़ करके 2.5 लाख हो गया, तो जो ये डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? 1,40,000 से बढ़ गया। तो बढ़ा है तो इसका मतलब इस साल आपको प्रॉफिट हुआ था, तभी तो ये एडिशन हुआ। 1,40,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो ये प्रॉफिट 1,40,000 आ गया। और जो इस साल हमने प्रोविजन किया, रिजर्व आपका कोई नहीं है, डिविडेंड आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन टैक्स का आपने प्रोविजन किया, वो कौन सा लोगे? जो आपने यहाँ अकाउंट में निकाला है 23,000,
वो आपको प्लस करना है। ये वाला आपने प्रोविजन किया है टैक्स का, ये वाला टैक्स का प्रोविजन आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस किया है, इसको आपको ऐड बैक करना है, 18,000 को नहीं। करेक्ट है। अब 1,63,000 का आपके पास प्रॉफिट आ गया, इसके साथ आप शुरू करो। नेट प्रॉफिट आएगा, इसको करेक्ट कर लेना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1,63,000, ये करेक्शन कर लेना। नेट प्रॉफिट आएगी, करेक्ट है। अब आपका यहाँ पर देखो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो नॉन कैश में सबसे पहले आपका क्या आता है, डेप्रिसिएशन। जो इस साल आपका डेप्रिसिएशन लगा, और जो आपने फिगर कहाँ से निकाली, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको मिला था कि इस साल आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, 90,000 का। तो ये नॉन कैश आइटम है, इसकी वजह से कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, तो ये 90,000 आप क्या करोगे, प्लस करोगे। इसी तरह से आपने जो एसेट बेची, उस पर आपको लॉस हुआ 8,000 का, जो कि आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जरूर शो किया होगा, और अपने प्रॉफिट को आपने लेस कर दिया होगा। लेकिन ये आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। कोई एसेट को खरीदना या बेचना वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, और वहां पर भी आप सिर्फ ये शो करते हो कि आपको सेल करने पर कितना पैसा मिला और खरीदने पर कितना पैसा आपने पे किया। वहां पर भी आप लॉस या गेन कुछ भी शो नहीं करते। तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी एक तरह से आपका नॉन कैश आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, जिसे आप ऐड कर दोगे 8,000। इससे आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट पर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो 98,000 से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ गया, बढ़ गया। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,61,000 हो गया। यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखना है आपको, लॉस को करेक्ट कर लेना, हटा देना। अब आपको चेंजेस देखने हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट जो दिया है, ये करंट इन्वेस्टमेंट आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी विद इन 3 मंथ्स आप कन्वर्ट कर सकते हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो है जिसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करेंगे, टोटल लेंगे। इन्वेंट्रीज आपका ओपनिंग था 59,000, जो कि घट करके 37,000 हो गया। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है 22,000 का, स्टॉक घट गया, इसका मतलब आपने बेचा, बेचा तो कैश का आपके पास इनफ्लो आया, पैसा आया, 22,000 से ऐड करोगे। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 23,000 से 26,000 हो गए, 3,000 से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए। डेटर्स आपके 3,000 से बढ़ गए, जिनको आपने सामान उधार में बेचा। सामान उधार में बेचना, इसका मतलब आपने पेमेंट नहीं ली। पेमेंट नहीं ली तो एक तरह से आपने क्या किया, उनको लोन दिया कि बाद में पेमेंट कर देना। तो लोन देना आउटफ्लो हो गया, 3,000 माइनस करोगे। इसके बाद देखते हैं करंट लाइबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपका आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो आपका यहाँ पर नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कवर होगा फाइनेंस एक्टिविटीज में। ट्रेड पेबल्स आपका क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स आपके 83,000 से 15,000 रह गए। ये क्रेडिटर्स आपके कम हो गए, इसका मतलब क्या है, आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी तो आपका कैश का आउटफ्लो होगा। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 68,000 से माइनस करो। और यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये आपका यहाँ नहीं आएगा। तो सब इफेक्ट देखने के बाद आपका आ रहा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,12,000। अब क्या रह गया इसमें, अब आपने जो इस साल टैक्स पे किया है, वो आपको यहाँ पर माइनस करना है। कौन सा टैक्स, ये पिछले साल का प्रोविजन वाला आपको माइनस नहीं करना, आपने एक्चुअल जो टैक्स पे किया है वो माइनस करना है, और वो है 16,000। तो टैक्स पेड, कैश का आउटफ्लो हुआ, तो माइनस करो 16,000, और अब आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,96,000 नेट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से आपके पास कैश का इनफ्लो हुआ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका क्या क्या आएगा, जो आपने एसेट खरीदी या बेची। तो बेची आपने 2,000 में, सेल प्राइस क्या मिला आपको, 2,000 रुपए मिला, वही आपका इनफ्लो है, वही लिखोगे। लॉस से आपको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आपने मशीनरी खरीदी भी है, 3,50,000 माइनस करोगे। और आपने यहाँ पर एक पेटेंट भी खरीदी है। हमेशा एसेट्स को एक बार ध्यान से देख लिया करो। कोई इंटेंजिबल एसेट्स है या कोई और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, उन सबको अच्छे से देख लो। अगर वो भी है तो उनको भी आपको ध्यान से कवर करना है। तो इंटेंजिबल एसेट पहले से आपकी बढ़ गई,
30,000 से 50,000 हो गई, 20,000 से बढ़ने का मतलब है आपने परचेज की, पेटेंट्स आपने परचेज की है तो आपने पेमेंट भी की, कैश का आउटफ्लो हुआ, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेट आ गया आपका 3,68,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका खर्चा हुआ 3,68,000 का, पेमेंट करनी पड़ी आपको। फाइनेंस एक्टिविटीज में अब आप देखोगे कोई शेयर इशू किए हैं, कोई लोन लिया है आपने, कोई डिवेंचर इशू किए हैं, कोई ओवरड्राफ्ट है आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सब आप देखते हो। तो यहाँ पर देखो आपका, आपकी शेयर कैपिटल 14 लाख से 15 लाख हो गई। तो 1 लाख से शेयर कैपिटल बढ़ रही है, इसका मतलब इस साल आपने शेयर्स को इशू किया, 1 लाख आपके पास इनफ्लो आया। इसी तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी 1.25 लाख से 2 लाख हो गई, 1.25 लाख से 2 लाख हो गए, 75,000 से आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ गए। तो पैसा आपके पास आया 75,000, तो इनफ्लो हुआ। अब जो ये सब बोरोइंग्स दिया हुआ है या बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है कि हमने कुछ इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखा, ना ही कोई इंटरेस्ट की फिगर दिखी है, लिखी है कि हमने कितना पे किया है, ना तो इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं है। तो हम इसके बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इंटरेस्ट कितना बनेगा और कितना पे करना है, तो उसको भूल जाओ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपके पास 75,000 रुपए कैश आया। इसी तरह से आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 2,000 से बढ़ गया, 10,000 की जगह 12,000 हो गया, 2,000 का और बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, तो इसका मतलब ये भी इनफ्लो हुआ। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000 आपके पास इनफ्लो हुआ, कैश का इनफ्लो पैसा आया। तो 1,77,000 से आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज हुआ। तो तीनों एक्टिविटीज का नेट इफेक्ट देखो आप, नेट इफेक्ट देखते हो तो आपके पास आ रहा है प्लस में 5,000, मतलब कि इन तीनों एक्टिविटीज को करने के बाद आपके पास कैश का बैलेंस 5,000 रुपए से बढ़ गया। अब ओपनिंग कितना था? ओपनिंग आपका था करंट इन्वेस्टमेंट 5,000 जमा 12,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 17,000, तो 17,000 ओपनिंग बैलेंस था। इन दोनों का टोटल 22,000 आ रहा है, जो कि आपका मैच करना चाहिए क्लोजिंग से। तो क्लोजिंग आपका करंट इन्वेस्टमेंट 8,000 जमा कैश एंड बैंक 14,000, जो कि है 22,000। तो ये आपका मैच कर गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। मेरे साथ चाहे वर्बली प्रैक्टिस क्या करो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर क्या करो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो और स्पीड भी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की बढ़ जाए। गुड बाय एंड टेक केयर।